Hello everyone, this is Sagar Sai. I welcome you all to my YouTube channel. How are you all? I think you are all fine. So स्टूडेंट, ये है आपका अपना चैनल सागर बंसल, जहाँ पे आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को डायरेक्टली मिलते जाएं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत खास होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट स्टूडेंट, तो ये है आपका चैप्टर अवर इन्वायरमेंट क्लास 10 CBSE साइंस। राइट, तो ये चैप्टर आपका स्टूडेंट्स 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये दोनों पार्ट आप हमारे सुन लीजिएगा, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, नोट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से भी ले सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप जिज्ञासा एकेडमिक से भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या आपको कोई भी नोट चाहिए तो आप अपना कमेंट दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका जो चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है, जिसका टॉपिक है आपका पहला प्लैंक्टॉन्स। क्या टॉपिक है स्टूडेंट? प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट, प्लैंक्टॉन्स आपके वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं किस पे? सरफेस ऑफ वाटर पे, लाइक इन पोन्ड, लेक और रिवर्स पे जो तैरते हैं, तो वो आपके प्लैंक्टॉन्स होते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, जो तैरते हैं किस पे? सरफेस ऑफ वाटर पे, लाइक इन पॉन्ड, लेक एंड रिवर। ठीक है, तो प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके 2 टाइप के होते हैं। प्लैंक्टॉन्स आपके कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? 2 टाइप के प्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। प्लैंक्टॉन्स आपके 2 टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। तो जो आपके माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि पानी के पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। जैसे कि आपके एल्गी यानी कि काई, तो ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? फाइटोप्लैंक्टन। अब बात करते हैं जूप्लैंक्टन्स की। जू से ध्यान आ रहा होगा आपको, यानी कि जानवर। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो आपके पानी के छोटे छोटे जानवर होते हैं, जस्ट लाइक प्रोटोजोआ। ठीक है, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वो आपके जूप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है फूड चेन। व्हाट? फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है समझिएगा। द फूड और एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर। तो फूड और एनर्जी जो कि ट्रांसफर किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो किसके थ्रू करा जाता है? फूड चेन के थ्रू करा जाता है। एंड द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स होम, यानी किसने किसे खाया। एक ऑर्गेनिज्म की लिस्ट होती है आपकी कैटेगरी वाइज, किसने किस ऑर्गेनिज्म को खाया, उसे आप फूड चेन बोलते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ग्रास, डियर, लॉयन, यानी कि ग्रास के प्रोड्यूसर जिनने फूड प्रोड्यूस करा। उसके बाद हर्बीवोर, यानी कि जिनने ग्रास को खाया। उसके बाद कार्निवोर, जिसने हर्बीवोर को खाया। देन दैट इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, इसके बाद फूड चेन जो होती है स्टूडेंट, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन, यानी कि जो फूड चेन है वो आपकी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। एंड नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल का मतलब होता है बच्चों कि वो रिवर्स नहीं करेगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। यानी डियर हमेशा ग्रास को खाएगा और लॉयन हमेशा डिगर को खाएगा, उल्टा पॉसिबल नहीं है बच्चों। समझ गए? आगे चलें, चलिए। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके फूड चेन के। सबसे पहले आपके 2 ग्रासलैंड फूड चेन, जो किस किस से स्टार्ट होती है? ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड बर्ड। ठीक है, ये आपके 4 ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। यानी इंसेक्ट ने ग्रास खाई, फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया और बर्ड ने फ्रॉग को खाया। ऐसी सेकंड वाली पे आ जाइए, वॉर्म। हर्बीवोर ने प्लांट्स खाए, ठीक है, कार्निवोर ने हर्बीवोर खाए और टॉप कार्निवोर ने कार्निवोर को खाए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन। ठीक है, इसके बाद आपकी एक फूड चेन हो रही है, ये है आपकी एक्वेटिक फूड चेन, यानी पानी के अंदर। एल्गी, प्रोटोजोआ, स्मॉल फिश और बिग फिश, यानी प्रोड्यूसर,
हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। तो यहाँ से बच्चों आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो भी आपकी फूड चेन है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कार्निवोर पे ख़त्म होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हर फूड चेन आपकी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कार्निवोर पे ख़त्म होती है। सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलें, चलिए। ना बच्चों, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। अगर पेपर में एक्वेटिक फूड चेन लिखने के लिए आती है तो आप ये वाली एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्मॉल फिश एंड बिग फिश। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। फूड वेब क्या होता है बच्चों? द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। यानी बच्चों बहुत सारी फूड चेन अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो उसे फूड वेब बोला जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे आपको ये नज़र आ रही है नीचे, ये बच्चों पूरा का पूरा क्या है आपका? एक फूड वेब है, जाला जैसे बोलते हैं खाने का। वो हमेशा स्टार्ट होता है आपका प्रोड्यूसर से और एंड होता है आपका टॉप कार्निवोर पे। यानी फूड वेब में आपका प्रोड्यूसर और टॉप कार्निवोर आपका सेम होगा। जैसे प्लांट, रैबिट और हॉक, ये आपकी एक फूड चेन है। प्लांट, माइस और हॉक, ये आपकी सेकंड फूड चेन है। प्लांट, बर्ड और हॉक, ये आपकी एक फूड चेन है। प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, ये आपकी एक फूड चेन है। तो बच्चों इस वाले फूड वेब में आपकी 4 फूड चेन हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा जब फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो उसे फूड वेब बोला जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक, इसके बाद है आपका ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है बच्चों? एनर्जी के लेवल्स, यानी कि जो फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है एनर्जी के ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र करने का। तो जो वेरियस स्टेप होते हैं फूड चेन में जिसके अंदर आपके फूड क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, तो उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर के पास होती है। उसके बाद हर्बीवोर के पास, उससे कम कार्निवोर के पास और सबसे कम टॉप कार्निवोर के पास सबसे कम एनर्जी होती है। इसे बच्चों आप एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के फॉर्म में भी बना सकते हो और आप पिरामिड की फॉर्म में भी बना सकते हो। तो दोनों तरीके से आप टॉपिक लेवल पेपर में बना सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और पेपर में ये टॉपिक आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है प्रोड्यूसर के पास होती है। इसे आप उल्टा भी बना सकते हो, पर ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ चलेगी। यानी प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और टॉप कार्निवोर के पास सबसे कम एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, बना आप कैसे भी सकते हो। इस पिरामिड को आप उल्टा भी बना सकते हो, राइट, और इस आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को आप उल्टे भी बना सकते हो, पर ध्यान रखना प्रोड्यूसर की तरफ से टॉप कार्निवोर की तरफ को चलेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें, चलिए। इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। अब इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है हमें ये पढ़ना है। तो आपको पता है कि आजकल क्या है, शॉर्टिंग ऑफ फूड चेन, यानी कि फूड चेन आपकी बहुत छोटी होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं? ड्यू टू मेंस एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग ऑफ लीड टू इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि हंटिंग यानी कि शिकार पर बढ़ता जा रहा है किसका? इंसानों का। तो इंसान शिकार करते जा रहे हैं किसका? जानवरों का, जिसकी वजह से फूड चेन आपकी डिस्टर्ब होती जा रही है और आपका जो बायोस्फीयर है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब होता जा रहा है। जैसे कि अगर हम एक फूड चेन कंसिडर करते हैं ग्रास, डियर और लॉयन की, अगर हम फूड चेन कंसिडर करते हैं ग्रास, डियर और फूड चेन की, तो अगर लॉयन आपके रिड्यूस होते जा रहे हैं हंटिंग की वजह से, उनका शिकार होता जाएगा, तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आपके लॉयन अगर आपके क्या होते रहेंगे? मरते जाएंगे शिकार से, तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो आपके हर्बीवोर एनिमल क्या काम करेंगे? सारे के प्लांट मटेरियल खा जाएंगे, सारे के सारे प्लांट्स खा जाएंगे, सारी के सारी ग्रास खा जाएंगे, जिसकी वजह से एक आपका ग्रीन फॉरेस्ट डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक आपका हरा भरा जंगल जो है वो आपका फॉरेस्ट, जो आपका एक फॉरेस्ट है लश ग्रीन फॉरेस्ट, हरा भरा जंगल है, वो आपका डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका सारा डेजर्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका था इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, कि एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर होती है आपके फूड चेन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये स्टेप बाय प्रोसीजर होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होती है। अल्टीमेटली जो एनर्जी होती है सभी ऑर्गेनिज्म में बच्चों, वो किसकी होती है? सन की होती है। तो सन एनर्जी आपकी अदर एनर्जी में इंटर कन्वर्टेड होती है। जानते हैं सभी बच्चे? ठीक है, जैसे कि आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, आपको चार्ट दे रखा है। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो ये चार्ट क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसके ऊपर पड़ी? आपके प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर से पड़ी, ठीक है, प्रोड्यूसर की एनर्जी गई हर्बीवोर पे, हर्बीवोर की कार्निवोर पे, कार्निवोर की टॉप कार्निवोर पे। अभी आप ये सबके एरो ऊपर की तरफ को देख रहे हो, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि कुछ परसेंट एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे जाती है, बाकी सारी एनर्जी जो है वो कम्युनिटी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि एनर्जी कितनी परसेंट आपकी ट्रांसफर होती है और कितनी परसेंट एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है हीट के फॉर्म में। उसके बाद जो आपके हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, टॉप कार्निवोर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि लिविंग मटेरियल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और अर्थ के अंदर क्या कर जाते हैं? ब्यूरेट कर जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जो आपके न्यूट्रिशन प्रोड्यूसर के अंदर और आपके कंज्यूमर के अंदर होता है वो सारा का सारा सॉइल में जाके मिल जाता है, ताकि जो न्यू प्लांट आपके फॉर्म होंगे वो न्यूट्रिएंट मटेरियल सॉइल से उन्हें मिल जाए। अब देखिए ये क्या लिखा है नीचे, जो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर के अंदर जाती है, जो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर के अंदर जाती है वो ओनली 1% एनर्जी जाती है। सपोज करो सन के पास अपनी 100% एनर्जी है तो प्लांट उसकी सिर्फ 1% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी 99% जो एनर्जी है वो कम्युनिटी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके बाद सपोज करो जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है उसकी 10% एनर्जी हर्बीवोर के पास जाएगी, बाकी 90% रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब जो हर्बीवोर के पास अगर जो टोटल एनर्जी है उसकी 10% एनर्जी आपकी कार्निवोर के पास जाएगी और बाकी कम्युनिटी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। समझ गए बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नाउ सब इंपॉर्टेंट नोट्स आ देयर, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मल्टीपल चॉइस और इजी वाले क्वेश्चंस के लिए जो आपके वन वर्ड टाइप होते हैं। जैसे आपका जो एनर्जी है किसमें, जो एनर्जी है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में, वो आपकी सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपको पता है सन की एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी वो आपकी केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देयर इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन में या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती चली जाती है। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर लेवल पे क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। हर लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि आप जानते हो पहले 1% एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 99% लॉस हो जाती है। उसके बाद 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब वो आपकी अनयूटिलाइज बच्चों होती है, वो खराब हो जाती है और कम्युनिटी हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होने के बाद वो डिक्रीज होती चली जाती है। और जो फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में वो बच्चों यूनिडायरेक्शनल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी लॉस्ट है हीट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन कैन नॉट बी यूज अगेन बाय प्लांट इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो एनर्जी आपकी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई हीट के फॉर्म में, तो वो प्लांट आपका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, उल्टा पॉसिबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस बच्चों 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है समझिए। 10% लॉ ये आपका रेमंड लिंडमैन ने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस इसके होते हैं। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ
only 10% of the energy entering a particular topic level of the organism is available to the next topic level of the food chain। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो आपके हर्बीवोर हैं, ठीक है, कौन से, आपके डियर, आपके कार्निवोर हैं, लॉयन, आपके प्रोड्यूसर हैं यानी कि प्लांट्स, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसफर, यानी कि प्लांट से डियर में 10% एनर्जी जाएगी और डियर से लॉयन में उसकी 10% एनर्जी जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। सपोज करो प्लांट के पास टोटल मिला के 10 जूल एनर्जी है, तो उसका 10% डियर के पास जाएगी, तो 10 जूल का 10% कितना होता है, 1 जूल। अब सपोज करो डियर के पास 1 जूल एनर्जी है, तो उसका 10% लॉयन के पास जाएगी, यानी कि 0.1 जूल। तो देख रहे हो आप कि प्लांट से डियर में जाने में और डियर से लॉयन में जाने में जो एनर्जी है वो सिर्फ 0.1 जूल एनर्जी रह गई, जो कि लॉयन की लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए एक फूड चेन में सिर्फ 3 से 4 ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। देखिए वही बात आ गई, वाई द नंबर ऑफ टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। ठीक है बच्चों, वही बात आ गई कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो टॉपिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं, क्योंकि फूड चेन जो है वो आपके 3 या 4 स्टेप की होती है। उसके बाद क्या है, जो एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए वो इतनी कम होती है कि वो सफिशेंट नहीं होती लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं लॉयन के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म इसमें लगा देता यहाँ पे, ठीक है, कोई नया ऑर्गेनिज्म लगा देता, क्या उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती जीने के लिए? नहीं होती ना, बिल्कुल भी कोई भी एनर्जी नहीं होती। इसलिए फूड चेन में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। Now the next topic is बायोकंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। बायोकंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में, हर एनर्जी लेवल में, हर ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल केमिकल्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स हैं वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में अननोइंगली बढ़ते चले जाते हैं थ्रू द फूड चेन। इज कॉल्ड बायोकंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल में यानी कि फूड चेन में आपके प्रोड्यूसर लेवल पे एंटर कर जाते हैं और हमारी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये क्रॉप के ऊपर डालते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो हार्मफुल केमिकल्स आपके हर्बीवोर में जाते हैं, फिर कार्निवोर्स में जाते हैं और फिर ओमनिवोर्स में, यानी कि जो दोनों को ईट करते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल्स हमारे बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं और डिसीज़ हमारे बॉडी में अननोइंगली बढ़ती चली जाती हैं, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो हार्मफुल केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड सो ऑन, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बढ़ते चली जाती हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती जा रही है। ठीक है, सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ओजोन लेयर। ओजोन क्या होता है बच्चों? O3 होता है ओजोन। क्या होता है? O3। वो आपका 3 एटम से मिलकर बनता है ऑक्सीजन के, जो आपस में कंबाइन करती हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जो आपकी सन से क्या पड़ी, सन से आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आपकी सन से कहाँ आके पड़ी? एटमॉस्फेयर पे आके पड़ी। तो हुआ क्या, जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो आपके 2 ऑक्सीजन एटम में क्या हो गया बच्चों? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो आपका ऑक्सीजन एटम है वो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और आपका ओजोन बना लेगा। तो ओजोन क्या होता है बच्चों? आपका O3। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाई? बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपकी एब्जॉर्ब होनी क्यों जरूरी है? वो अर्थ पे क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि वो
क्या क्या काम करती हैं, वो स्किन कैंसर करती हैं, आई डिसीज करती हैं, कैटरेक्ट करती हैं यानी आंखों मोतियाबिंद। अब आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, खराब कर देती है, आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके अर्थ पे नहीं आनी चाहिए। समझ गए बच्चों? आगे चलें। इसके बाद क्या आता है कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपकी कैसे डिप्लीट कर रही है यानी कैसे खराब हो रही है। तो जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC की वजह से खराब होती जा रही है। ये CFC आपकी कैसे रिलीज होती है? आपके रेफ्रिजरेटर से, AC से, फायर एक्सटिंग्विशर से, एरोसोल स्प्रेयर से एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनसे आपकी क्या है, इनसे आपकी CFC की जो गैस है वो बढ़ती जा रही है, जिससे आपका ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है। और यही मेन कारण है आपका ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे CFC। ठीक है, तो CFC क्या क्या होती है आपकी, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ये लेयर आपकी क्या होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो CFC क्या काम करती है, आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, खत्म कर रही है और उसे डिस्ट्रॉय करती जा रही है जितना ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। ना उसका अल्टरनेट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हम CFC का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं अगर हमें ओजोन लेयर को अपनी प्रोटेक्ट करना है और CFC को रिलीज होने से एटमॉस्फेयर में बचाना है, आपके ओजोन लेयर को बचाना है, तो हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, राइट, दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब गार्बेज क्या होता है बच्चों? जो एक हाउस होल्ड वेस्ट होता है यानी जो घर का कूड़ा होता है उसे गार्बेज बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, आपके घर का बचा हुआ खाना, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पीस, छिलके होते हैं, फॉलन लीव्स हो सकती हैं, अनवांटेड पेपर हो सकते हैं, ग्लास के आर्टिकल्स हो सकते हैं, वुडन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और डिस्कार्डेड शूज़ हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, गार्बेज आपके घर में कूड़ा कुछ भी हो सकता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ गार्बेज है वो आपका डिस्पोज नहीं हो पाता। ठीक है, वो आपका डिस्पोज नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। लाइक एयर पोल्यूशन करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा, सॉइल पोल्यूशन करेगा, राइट, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको उस वेस्ट को डिस्पोज इस तरीके से करना है कि वो इन्वायरमेंट को बच्चों क्या ना करे, हार्म ना करे। तो उसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है बच्चों रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग क्या होता है, जितना भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, उन्हें रिसाइकलिंग होने के लिए इंडस्ट्रीज में भेज दो। जैसे कि वेस्ट पेपर है, क्या है बच्चों, वेस्ट पेपर है, उसे पेपर मिल्स में भेज दिया जाए, उसे रीप्रोसेस करा जाए न्यू पेपर बनाने के लिए। ठीक है, आपका ब्रोकन प्लास्टिक पीस है, उसे मेटल इंडस्ट्री, उसे कहाँ भेज दिया जाए, उसे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, मेटल को मेटल इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाए, जहाँ पे वो मेल्ट होके रिसाइकिल होके और नए तरीके का और नया आपका ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, राइट। उसके बाद आपका टॉपिक आता है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है, ये एक तरीके क्या होती है बच्चों, खाद होती है जो हम किस में डालते हैं, क्रॉप्स वगैरह में डालते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट जो आपके घर से निकलते हैं, जैसे आपका लेफ्ट ओवर फूड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स है, उसे कंपोस्ट खाद में मिला सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, एक पिट में यानी कि गड्ढे में भर सकते हैं ताकि वो हम खाद की तरह यानी मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर सकें। ठीक, उसके बाद आपका बच्चों टॉपिक आता है इंसिनरेशन। क्या टॉपिक आता है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या काम करते हो, जिसमें आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को क्या करते हो, हाई टेम्परेचर पे यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो बच्चे, हीट करते हो, जिसकी वजह से वो ऐश यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिनरेशन। ऐसे हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जिसके बाद आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐश बचेगी। ठीक है, और उसे हम डिस्पोज कर सकते हैं किससे, लैंडफिल में। यानी लैंडफिल क्या प्रोसेस हुआ आपका, लैंडफिल आपका एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को लो लाइंग एरियाज में यानी कि जो ऊपर उबड़ खाबड़ जो आपकी रोड्स होती हैं, आप क्या कर सकते हो वहाँ पे उन
उस राख को क्या कर सकते हो, उस ऐश को फिल कर सकते हो। अब लोग बाग क्या करते हैं, जो आपके घर बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उसमें राख राख को डाला जाता है ताकि जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो आपके ब्यूरिड हो सकें और आपका एनवायरनमेंट हार्म ना करे, पोल्यूट होने से बच जाए। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट। क्या आता है आपका टॉपिक, सीवेज ट्रीटमेंट। जो आपका नाली का पानी होता है, डर्टी ड्रेन वाटर होता है, उसके अंदर यूरिन हो सकता है और आपका सॉलिड वेस्ट हो सकता है जो आपका घर से निकलता है, ठीक है। अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू वो क्या करा जाता है, वो लोकेलिटी से बाहर किया जाता है, उसे बोलते हैं सीवेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीवेज। तो वो जो सीवेज है वो आपका सीधा कहाँ डंप कर दिया जाता है, वो सीधा रिवर में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर वाटर आपका पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अब उसे रिवर वाटर में ना डंप करके उसे डिस्पोज करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, यानी ऐसे प्लांट बनाए जाएं जहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जो वाटर है, जो आपका डर्टी वाटर है, क्लीन वाटर में क्या हो सके, इस्तेमाल हो सके और या फिर वो डिस्चार्ज हो सके आपके रिवर में, जिसे आप बाद में इस्तेमाल कर सको ट्रीट करने के बाद, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक है कि पेपर बैग्स या प्लास्टिक बैग, पेपर कप्स या प्लास्टिक कप, इनमें क्या डिफरेंस होता है और आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आप आज के तारीख में पेपर के कप और बैग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आसानी से बायोडिग्रेड यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं या डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। आसानी से डिस्पोज ऑफ या ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ वो हो जाते हैं बाय द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कोर्स ऑफ टाइम। बट प्लास्टिक कप आपके डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएंगे और वो इन्वायरमेंट को क्या करेंगे बच्चों, हार्म करेंगे, पोल्यूट करेंगे, ठीक है। जो आपके पेपर कप्स हैं, ठीक है, जो आपके बच्चों पेपर कप्स हैं, ठीक, अगर उन्हें बंद करोगे, जो आपके पेपर कप्स हैं अगर आप उन्हें क्या करोगे, बंद करोगे, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगी, वो आपकी एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता बच्चों, ठीक है। बट अगर प्लास्टिक कप को आप क्या करोगे, हार्म करोगे, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक कप हार्म करने का मतलब कि अगर आप उन्हें जलाओगे, प्लास्टिक के बैग्स हैं, कप हैं, अगर आप उन्हें जलाते हो तो वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे और कहने का मतलब ये है कि टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, टॉक्सिक गैसेज, हार्मफुल गैसेज क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपका एयर पोल्यूशन होगा। तो समझ गए कि हम लोग पेपर कप्स और बैग का इस्तेमाल क्यों करेंगे ओवर प्लास्टिक कप और बैग। तो इसलिए आपके पेपर के जो कप हैं वो प्रेफरेबल होते हैं, वो ज़्यादा क्या होते हैं, दूसरे को सजेस्ट करे जाते हैं और वाइडली एक्सेप्टेड, और सभी लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर सकते, किसके बजाय, प्लास्टिक कप के बजाय। सभी बच्चों को क्लियर है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका 2 वीडियोस में, ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, होप आपको अवर इन्वायरमेंट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर हो गया है तो आप थैंक यू जिज्ञासा जरूर बोलिएगा और 5 जनों को शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी, ताकि सभी बच्चे बेनिफिट उठा पाएँ सागर बंसल सर के ईजी कॉन्सेप्ट का। तो जो भी बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके लिए जो जो वीडियोस बनते रहें आप तक जरूर पहुंचते रहें और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। सो कीप इन टच विद सागर बंसल सर एंड जिज्ञासा है तो मुमकिन है।